गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का अध्याय आज हम इसका अध्ययन कर रहे थे कल। इसमें हमने तनों के बारे में, पहले हमने जड़ों के बारे में पढ़ा था, कल तने के बारे में पढ़ा था। आज हम तने के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तने के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनके जो प्रकार हैं उसके आधार पर या तने के प्रकार तने के रूपांतरण के बारे में, तने के रूपांतरण के बारे में कि तने का रूपांतरण, ठीक है, तनों के रूपांतरण, ठीक है, तनों के रूपांतरण यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं तनों के रूपांतरण। देखिए कौन कौन से होते हैं आपके रूपांतरण? भूमिगत तने, ठीक है, और आपका अर्धवायु तने और वायवीय तने। ये तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है आपका जो आपका भूमिगत तना होता है, पहला रूपांतरण भूमिगत तना। आप नाम से समझ रहे होंगे वह तना, वैसे तो अक्सर आपने देखा होगा तने को जमीन से ऊपरी हिस्से से को तना कहा जाता है और निचले हिस्से को जड़ कहा जाता है। कुछ तने ऐसे रहते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, नाम उनका तना ही रहता है, और जिनका बाहरी हिस्सा जो झाड़ों के रूप में बाहर रहता है। तो देखिए सबसे पहले यह तने के भूमि के अंदर रहकर चिरकाल तक भोजन संग्रह का कार्य करते हैं और निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। भोजन संग्रह का कार्य करते हैं भूमि के अंदर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जड़ें भूमि के अंदर रहकर भोजन को एकत्रित करने का काम करती हैं। अब जो रूपांतरण तने का ही रूप परिवर्तन किस कारण होता है? यह अपने वातावरण के अनुकूलता के अनुसार जब परिवर्तन होता है तो कुछ तने भूमि के अंदर रहकर भोजन को एकत्रित करते हैं और पौधे को पोषक आहार उत्पन्न करते हैं। जड़ों के साथ जड़ें भी एक कार्य करती हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, यह भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें ए नंबर का है आपका प्रकंद। यह भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में, आप समझ सकते हो, क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ता है और इसमें पर्व संधियां एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं। पर्व संधियों पर भूरे रंग के शक्ल पात्र होते हैं। पर्व संधियों पर क्या? भूरे रंग के शक्ल पात्र उपस्थित होते हैं और यह शीर्ष एवं कक्षस्थ कालिकाएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए अदरक, हल्दी, यानी वह तना जो भूमि के अंदर होते हैं, इन जिन पर शक्ल पत्र होते हैं, ठीक है, भूरे रंग के होते हैं, इन पर शीर्ष तक जो कक्षस्थ कालिकाएं पाई जाती हैं, कक्षस्थ कालिकाएं पाई जाती हैं। इन कक्षस्थ कालिकाएं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अदरक, आप अदरक को जड़ नहीं कह सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि अदरक को कई लोग जड़ समझते हैं। अदरक जड़ नहीं है। अदरक क्या है? एक भूमि का तना है जो भूमि के अंदर रहकर, जिस पर आपने देखा होगा बहुत सी पर्व संधियां पाई जाती हैं अदरक में। जगह जगह पर आप गांठों के निशान देख सकते हैं, पर्व संधियां इसके विभिन्न हिस्से देख सकते हैं। तो अदरक का प्रमुख कार्य क्या रहता है? भोजन को एकत्रित करना, यानी अदरक आपका जड़। हल्दी, हल्दी भी क्या है? तना है, जड़ नहीं है। घनकंद, यह गठीला मोटा भूमिगत तना है। घनकंद भी क्या है? गठीला मोटा भूमिगत तना है, भूमि के अंदर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। इसमें भी पर्व संधियां पाई जाती हैं एवं स्पष्ट रूप से दिखाई जाती हैं। जो इसके ऊपर पर्व संधियां हैं वो आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं पर्व संधियां। और इन पर्व संधियों के से ये इसके जो आकार है उसमें आप देख सकते हैं विभिन्न आकृतियां। आप यानी जो तना है वो सीधा आपको नहीं दिखाया। जैसे अदरक है, अदरक क्या रहता है? सीधा रहता है कि नहीं रहता? एक में से बहुत सी शाखाएं निकलती आपको दिखेंगी। तो ये पर्व संधियों के कारण होता है। तो ये ऐसा ही आपका घनकंद है। घनकंद में भी आपका इसी प्रकार का, ठीक है, पर्व संधियां होती हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पर्व संधियों पर शक्ल पत्र निकलते हैं और इनमें इनके कक्ष में कालिकाएं होती हैं जिनसे वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती हैं और कालिकाओं से ही पर्व प्रधान होता है, जिसे हम क्या कहा जाता है? घनकंद। उदाहरण के लिए जिमीकंद, ठीक है, अरबी। अरबी भी क्या है? एक आपका, आपने देखा होगा अरबी के बारे में, अरबी भी तना है पर एक घनकंद में आता है। और आपका प्रकंद में आता है क्या? हल्दी, ठीक है, और हल्दी और आपका अदरक। और अरबी है आपका जिमीकंद है। एक आय में आते हैं, आपके घनकंद में आते हैं।
अगला है आपका कंद। कंद लगभग गोलाकार होते हैं, भूमिगत शाखाओं के, ठीक है, अंतिम सिरों से के फूलने से बनते हैं। इनके पार्श्व तथा शिखर पर कालिकाएं होती हैं। इनके पार्श्व एवं शिखर पर कालिकाएं होती हैं और सबसे अधिक उपयोगी, ठीक है, किए जाने वाला कंद, सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला कंद क्या है आपका? आलू है। आलू का आलू के कंद पर पाए जाने वाले आलू की आंखें, ठीक है, पर्व संधियों को दर्शाती हैं और कंद पर अपस्थानिक जड़ों का अभाव होता है। कंद पर अपस्थानिक जड़ें नहीं होती हैं, इसमें पर्व संधियां होती हैं जिन्हें आंखें कहा जाता है। आपने देखा होगा आलू में जगह जगह आप देख सकते हैं पर्व संधियां जिन्हें वास्तव में उनकी आंखें, ठीक है, आलू की आंखों के नाम से जाना जाता है। तो ये काय में आते हैं? कंद में आते हैं। तो आप कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घनकंद में क्या आता है, कंद में क्या आता है, प्रकंद में क्या आता है, ठीक है। इसके बाद सकल कंद। सकल कंद देखिए, ठीक है, ब्लोब, इसे इंग्लिश में ब्लोब भी कहते हैं। यह सामान्य भूमिगत तना है जो चकती के समान होता है तथा मसल सकल पात्रों से घिरा रहता है। तने और सकल पात्रों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? तने और सकल पात्रों को, जो सकल पात्र होते हैं यानी एक के ऊपर दूसरा कवर जो तैयार होता जाता है उन्हें सकल पात्र कहा जाता है। उन सकल पात्रों के आधार पर हम इन्हें क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। और तने के निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ। इसमें प्याज, आपने प्याज देखा होगा, प्याज एक के बाद कई सकल पात्र होते हैं। वास्तव में क्या है? प्याज का निर्माण सकल पात्रों से समूह से होता है और इसके नीचे आपने देखा होगा रेशे के समान बहुत पतली पतली जड़ें रहती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें इनकी अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। सकल कंद दो प्रकार के होते हैं। पहला, ठीक है, कचुकित सकल कंद, यानी देखिए कचुकित जो सकल कंद है इसे, ठीक है, ट्रोनिक बल्ब भी कहा जाता है। इसे ट्रोनिक बल्ब, यानी इसमें जो सकल पात्र एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। जो सकल पात्र होते हैं, यानी भाई प्याज की बात हो, इसके अंतर्गत प्याज एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरे का आपने देखा होगा, साधारण सा जो सबके घर में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण में जो मेन अगर इसका उदाहरण कहा जाए तो इसका प्याज ही है, जो बल्ब चारों ओर कुछ सूखे झिल्ली जैसे सर्प पात्रों से ढका होता है, जिसे हम छिलका भी कहा जाता है, ठीक है। वास्तव में वो क्या रहते हैं? सकल पात्र रहते हैं। और प्याज क्या है? ना तो प्याज आपकी जड़ है, ठीक है, यह एक तना है, तना का एक सकल पात्रों का समूह है जिसे प्याज कहा जाता है। वास्तव में अगर प्याज की जड़ें कहा जाए तो इसके निचले स्तर पर जो अपस्थानिक जड़ें आप देखेंगे बहुत पतली पतली रेशे के समान रहती हैं, वो इसकी प्याज की जड़ें होती हैं। तो प्याज आपकी काय में आती है? सकल कंद में आती है, ठीक है। आलू काय में आते हैं? आपके कंद में आते हैं। और आपकी अरबी वो घने कंद में आती है और आपके प्रकंद में हल्दी और अदरक आते हैं। पर ये सब हैं क्या? जड़ हैं। ये भूमिगत तने हैं जिनका रूपांतरण है। भूमिगत तने को विभिन्न भागों में बांटा गया। कौन कौन से? आपके प्रकंद, घनकंद, कंद और सकल कंद। सकल कंद को भी दो भागों में बांटा जाता है, कचुकिन सकल कंद और दूसरा आपका सरकी सकल कंद। सरकी सकल कंद क्या होता है? इसमें जो सकल पात्र सकेंद्रीय नहीं होते हैं, अर्थात एक दूसरे के से ढके नहीं होते हैं। यानी जो आपका प्याज में तो सकल पात्र एक दूसरे के ऊपर परत की रहती थी, इसमें आपके सकलीय जो सकल कंद होते हैं उसमें एक दूसरे ढके नहीं होते। इसमें बल्ब के चारों ओर सूखा व झिल्ली के समान कोई सकल पत्र भी नहीं होता। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लिली या लहसुन, लिली या लहसुन, लहसुन के ऊपर कोई परत होती है क्या? नहीं होती है। उसमें तने के विभिन्न हिस्से होते हैं जो खनिज पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाते हैं, ठीक है। तो लहसुन, ठीक है, बल्ब में अलग अलग बेलनाकार मसल पत्र होते हैं तथा प्रत्येक सकल पत्र चारों ओर से एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है और संयुक्त सकल कंद कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त सकल कंद। क्योंकि जो सकल कंद इसमें होता है जो विभिन्न प्रकार के एक बेलनाकार संरचना जो भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके फूल जाते हैं और उससे एक सकल कंद जैसी यानी विभिन्न प्रकार की परतों का एक समूह का निर्माण कर लेती है, जिसे मुझे कहा जाता है सरकी सकल कंद, ठीक है। जो ध्यान रखना है। इसके बाद आपका पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा, दोनों के रूपांतरण भूमिगत तना। इसका आता है
अर्धवायवीय तनाव, नाम से समझ गए होंगे। अर्धवायवीय यानी आधा वायु में और कुछ मिट्टी में रहता है तना, यानी तने के दो भाग, आधा मिट्टी के अंदर है, आधा मिट्टी के बाहर है, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपने बहुत से आपने घरों में भी देखे होंगे, जिनके पास जो कृषक हैं, जो बच्चे जिनके घर में खेती वगैरह होते हैं, उन्हें खेतों में भी देखे होंगे। जैसे अपन देखो एक उदाहरण पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के तनों में कुछ भाग भूमि के अंदर और कुछ भाग भूमि के बाहर अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें देखिए पहला उपभूमिक स्तर, यानी यह तने भूमि पर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं और इनकी पर्व संधियां यानी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं खट्टी बूटी। खट्टी बूटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, तना बाहर की ओर निकलता है, तने से कुछ अपस्थानिक होते हैं, वो अपस्थानिक कहाँ जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं और यह मिट्टी में आपके धंस जाते हैं और एक बहुत पदार्थ एकत्रित करने का काम करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, खट्टी बूटी आती है, ठीक है। अंत भूस्तरीय, इसमें मुख्य तना ऊपर की ओर तिरछी वृद्धि करता है, ऊपर की ओर करता है, पर कैसा करता है, तिरछी वृद्धि, ना कि सीधा जाकर उत्पादन नहीं करता है, तिरछी वृद्धि करता है, ठीक है। अंतःभूमि तिरछी वृद्धि करता है, भूमिगत पर्व संधियों से, ठीक है, जड़ें पैदा करता है और भूमिगत जो पर्व संधियों से जड़ें पैदा करता है। उदाहरण के लिए आप पुदीना को देख सकते हैं। पुदीना क्या होता है आपका, पुदीना फैलता कभी सीधा नहीं जाएगा, फैलेगा उससे क्या होगा, जड़ों का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण आपका भूस्तरीय, यानी जलीय पौधों का मोटा मसल, ठीक है, उप भूस्तरीय तना यानी भूस्तरीय कहलाता है। उदाहरण के लिए आप, ठीक है, इसमें जल भूमि को देख सकते हैं, तना ऊपर की ओर रहता है पर खुला रहता है, ठीक है, इसमें वायु उपस्थित रहती है, तो वायु। इसके बाद है आपका जो अगला रूपांतर है भूस्तरीय, यानी यह मुख्यतः तने के आधार से, ठीक है, निकली बेलनाकार पर्व शाखाएं होती हैं और कुछ समय बाद यह आपके वायवीय रूप में, ठीक है, वृद्धि करती हैं और फिर भूमि की सतह से नीचे जाकर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने लगती हैं। यानी उदाहरण के लिए इसमें अरबी है, अरबी का इसी प्रकार का तना होता है। यह पहले क्या करता है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है और भूमि की सतह के नीचे जाता है और इसकी जो वृद्धि होती है वो लंबवत नहीं होती, क्षैतिज दिशा में। इसके बाद आता है आपका रूपांतरण वायवीय तना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सॉरी, अगला आपका पॉइंट इसमें नहीं हो पाएगा, वो कल के वीडियो में इसे पढ़ेंगे, यानी आपका वायवीय तने का रूपांतरण। धन्यवाद। जो समस्या विद्यालय में आकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं।